जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत एक गुड न्यूज़ तो साथ में मिला हम लोगों को कि एजीटीए की जो भर्ती इतने समय से वेट किया जा रहा था कि नई भर्ती कब तक आएगी, वह तो आ गई। लेकिन जैसे भर्ती का भर्ता बनाने का एक ट्रेंड चल गया है यूपी ट्रिपल एससी का, उसने फिर किया है कि रिजर्वेशन का इशू चल रहा है। अब हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो सरकार रिजर्वेशन इशू चलाती है वो नए स्टूडेंट के साथ क्यों खेलती है। कहने का मतलब, अगर आपका कहना है कि यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की गई है, आयोग ने सब सही किया है, तो रिजर्वेशन का ये प्रॉब्लम जो होता है उसको आयोग को क्लियर कट में बताना चाहिए ना, कि नहीं कोई इश्यू नहीं है, नए स्टूडेंट परेशान ना हो, भर्ती कोर्ट में नहीं जाएंगी। लेकिन जैसा आप लोगों ने किया है, साफ साफ दिख रहा है भर्ती कोर्ट में जाएगी। डिटेल में इस क्लास में बताया जाएगा कि भर्ती में क्या क्या विवाद है और रिजर्वेशन में कितनी कितनी सीट खाई गई है, किस किस कैटेगरी की। एक एक चीज़ डिटेल में बताया जाएगा, क्लास में बने रहिएगा। और नया बैच लॉन्च हो चुका है, और बैच को कैसे ज्वाइन करना है, बैच में क्या क्या बताया जाएगा, वो सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरा भर्ती में हम लोग समझेंगे कि जो नया रिक्रूटमेंट आया है 2759 पद का, उसमें क्या इशू चल रही है। नोटिफिकेशन को एनालिसिस करेंगे, सिलेबस समझेंगे, क्या क्या नया सिस्टम होने वाला है समझेंगे, और क्या पढ़ने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या है, सब कुछ एक एक चीज़ को वन बाय वन समझते हैं। चलिए समझते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं कि भर्ती बहुत बड़ी आई है एग्रीकल्चर में। अमूमन आप सब बच्चे एग्रीकल्चर के होंगे तो आप सबको पता होगा कि एग्रीकल्चर में भर्ती जो आती है वो बहुत कम आती है। तो जैसे नहीं कहते गोल्डन एप्पल, तो इस तरह से गोल्डन एप्पल जैसा कि बहुत कम भर्ती मिलती है। इतनी बड़ी भर्ती हम लोग को देखने के लिए कि 2759 पद आ जाए, लेकिन अगर इतनी बड़ी भर्ती आ रही है तो लोग उम्मीद करता है कि भर्ती भर्ती जो आई है वो भर्ता बने और उससे अच्छा क्लियर में ये सारा काम हो जाए और हम सब आराम से एग्ज़ाम देकर टेंशन फ्री होकर जॉब पा जाए। मेहनत करने वाले बच्चों को क्या चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए। किसको किसको मतलब खुशी होगी कि भर्ती लंबित हो, भर्ती में कोई धांधली हो या भर्ती परेशान करे। आप सब जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे, आप सब एक ही चीज़ चाहते होगे, भर्ती सही टाइम पे एग्ज़ाम हो जाए, हम परीक्षा दें, पास हो, नौकरी हो। आप इसीलिए मेहनत कर रहे हो ना। ठीक है, तो समझते हैं कि इस भर्ती में क्या प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन का क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों इस तरह से किया गया है, थोड़ा समझाएंगे। मतलब कि आप 100% अगर आयोग को गलत मार रहे हैं तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आयोग 100% गलत नहीं है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं भर्ती क्या है। देखो सबसे बड़ी बात है कि यह ग्रुप सी में आती है। ठीक है, यह ग्रुप सी में आती है, ग्रुप बी पे नहीं आती। ये ऑफिसर लेवल की नौकरी है, लेकिन यह ग्रुप सी में आती है। आप लेवल 4 पे काम करते हो, और जो ऑफिसर लेवल होते हैं वो लेवल 7 और लेवल 8 पे काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये अंतर समझ लो। लेवल का मतलब वो ये होता है कि आपको डिफाइन किया जाता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, उनमें देखो लेवल 1 से स्टार्ट होता है। और अगर आप सचिव का नाम सुने होंगे, जैसे सचिवालय में सचिव बैठते हैं, तो लेवल 14, 15, 18 पे वो काम करते हैं। और अगर आपको और समझना कि ये लेवल क्या होता है, तो आप अपने जिला के जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं, जिलाधिकारी बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं, उनका जो लेवल होता है वो लेवल 10 होता है। ठीक है, जो डीएम होता है जब ज्वाइन करता है यूपीएससी, यूपीएससी जो एग्जाम कराती है, आप यूपीएससी से अच्छे से रूबरू होंगे। सीएससी जिसे बोलते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम बोलते हैं। तो जो सिविल सर्विस एग्जाम होती है उसका जो पहला फेज होता है, यानी कि जैसे आप ज्वाइनिंग करोगे तो आप लेवल 10 से ज्वाइन करते हो, इनका लेवल 10 स्टार्ट होता है। और अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान के चलो आप लेवल 4 पे नौकरी कर रहे हो, तो आप अधिकतम प्रमोशन लेते लेते लेवल 8 या लेवल 9 तक जाओगे, जो कि लेवल 9 बहुत रेयर होता है, बट लेवल 8 तक जा सकते हो अगर आप कम से कम 30 साल जॉब करते हो तो। ठीक है, उमूमन समझ में आ गया। अगर और डिटेल में समझना है, एक वीडियो आपको इस जाके देख लीजिएगा, प्ले स्टोर में एक वीडियो पड़ी होगी जहाँ पर आपको एजीटीए की भर्ती, उसमें किस तरह से नौकरी होती है, कितनी छुट्टी मिलती है, कहाँ पोस्टिंग मिलती है, होम डिस्ट्रिक्ट मिलती है, एक एक चीज़ को डिटेल में समझाया हमें। एक एक चीज़ को, कितनी छुट्टी मिलती है, सीएल कितना होता है, ईएल कितना होता है, हर एक चीज़ को बताया। ठीक है, बड़ा फनी वीडियो, अच्छे से देख सकते हो उसको जाके। देखो लेवल 4 की है, लेकिन ये देखो लेवल 4 में आपकी जो भी नौकरी है, जब 4200 ग्रेड पे की अगर हो जाएगी, देखो जो 4200 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे अगर होता है तो यह लेवल चल जाएगी 6 पे। क्या है ना कि हर स्टेट में, आप कहीं भी स्टेट में जाओ, अभी बिहार में भी जाओगे, कहीं पर जाओगे ना, तो आपको लेवल 6 में ही काम करने को मिलता है। मतलब 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी इंडिया में जॉब ग्रेजुएशन लेवल पे स्टार्ट करते हो, अभी ये जो आपकी वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एस सी, ये ग्रेजुएशन लेवल पे लेती है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे कोई जॉब स्टार्ट होती है तो वो 4200 ग्रेड पे ही होती है। इसी बेस पे हम लोगों ने हाई कोर्ट में केस लड़ा था, हाई कोर्ट ने हम लोग को 4200 ग्रेड पे की नौकरी देने के लिए बोला है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम 2800 ग्रेड पे देंगे, 4200 ग्रेड पे नहीं देंगे। यही पे विवाद चल रहा है। कभी इस पे भी एक वीडियो बनाया, चाहो तो आप देख सकते हो क्या ग्रेड पे चल रहा है, ग्रेड पे क्या होता है, पेंशन क्या होता है, सब कुछ इस पे भी एक वीडियो बनाया गया है, वो भी देख सकते हैं आप लोगों। ठीक है, नहीं उसमें देखोगे तो जो 8वां वेतन आयोग है उसमें कितना सैलरी आपको मिलेगी, इस पे बहुत अच्छी वीडियो बनी है, जाके देख सकते हो। चलो
अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी सैलरी जो होगी, आप जब ज्वाइन करोगे तो 40K के आसपास होगी, ठीक है। अभी आप जब ज्वाइन करोगे तो 40,000 के आसपास मिलेगी, अब इतना याद रखना। बाकी जैसे ही अगर गेट पे चेंज होता है तो 65-65 के आसपास पाओगे जब नई भर्ती आए भाई, तो ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना टाइमलाइन का, फिर भी जब स्टार्ट होगा तो एक वीडियो बनाया जाए कैसे फार्म भरना है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ। फार्म स्टार्ट देखोगा आपका 22 मई से, ठीक है। लास्ट डेट आपका है 11 जून, और 18 जून होता है करेक्शन करने के लिए। किसी का फीस अगर पेमेंट किया अटक गया है या कोई फीस पेमेंट करने को भूला गया है तो 18 से पहले फीस पेमेंट कर लेना, या स्टार्ट होगा जो तो बता दूंगा। अब आ जाओ एंट्री टिकट क्या है। जैसे कि एक और सिनेमा देखने जा रहे हो तो आपको एंट्री टिकट चाहिए ना, तो उसी तरह से अगर एग्जाम देना चाह रहे हो तो आपकी एंट्री टिकट क्या है। सबसे पहली एज मिनिमम 21 साल होना चाहिए, और अच्छे 21 साल किस दिन तक होना चाहिए, 1 जुलाई 2026, ठीक है। 1 जुलाई 2026 तक नियम के अनुसार आप 21 साल के होने चाहिए। अब हाईएस्ट 40 साल है। हमें नहीं था कोई चाचा लोग देख रहे होंगे वीडियो, 40 साल वाले कोई चाचा इसमें नहीं होंगे। अगर होंगे तो 40 साल बहुत है भाई साहब, मतलब 40 साल का तो कौन जॉब की तैयारी करता है। डिग्री अच्छा खासा मौका दिया गया है। सबसे अच्छा खुशखबरी इसमें है, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि फॉरेस्ट्री वाले भी एलिजिबल हैं। तो फॉरेस्ट्री जो भी आपके दोस्त कोई फॉरेस्ट्री कर रहा होगा, फॉरेस्ट्री ऑनर से कर रहा होगा, आप पता करना, बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत कम ही जॉब मिलता है उसको। एक EFO है, उसके बाद कोई फॉरेस्ट्री से रिलेटेड आती है तभी। तो फॉरेस्ट्री, हार्टिकल्चर, BSc होम साइंस वाले ध्यान रखना, जो भी BSc होम साइंस के भाई बहन होंगे आप ध्यान रखना, आप 4 साल का आपका होम साइंस होना चाहिए, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या फिर मतलब ICR से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री मान्य की जाएगी। यानी तो मत भरिएगा, DB में बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मास्टर की है UP SSC का 2025 का हुआ एग्जाम। जो भी UP SSC के 2025 का एग्जाम दिया होगा उसी के बेसिस पे होगा। नंबर का परेशान मत हो, बस 1 नंबर से ज़्यादा लेके आना, बाकी परेशान मत हो, सब लोग जाओगे। अब आते हैं विवाद कहाँ पर है, ठीक है। अभी तक अगर जो था ये ब्लूप्रिंट था कि क्या चल रहा है भर्ती में, अब आते हैं विवाद कहाँ पर है। इससे पहले एक थोड़ा सा आपको अपडेट करता हूँ। अगर आप डेली लाइव टेस्ट देना चाहते हो तो एग्री क्विज वर्ल्ड करके दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। एग्री क्विज वर्ल्ड, एग्री लर्निंग पॉइंट। एग्री लर्निंग पॉइंट मेन चैनल है जहाँ पर आपको यह बताया जाएगा कि बैच कब स्टार्ट हो रही है, बैच में कैसे ज्वाइन है। एग्री क्विज वर्ल्ड में आपको डेली टेस्ट लाइव कराया जाता है, दिन में 3 बार। उसमें बहुत सारे बच्चे लाइव टेस्ट देते हैं, आप टेस्ट दो। उसमें मालवा सर की बुक, RK शर्मा सर की बुक, और शाम को सब्जेक्ट वाइज बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन कराया जाता है, एकदम EFO का रिलेटेड, ठीक है। EFO क्या, ICR क्या रिलेटेड होता है वो। तो अगर आप चाहते हो कि रैंक अपना चेक करना कि आप कितना अच्छा पढ़ने में हो, रैंक चेक करना है, दिन में 3 टाइम और एकदम टाइम पर पंचुअल रहना। सुबह 11 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 6 बजे एकदम पंचुअल टाइम पे क्यूज कराया जाता है। जाओ ज्वाइन करो और क्यूज दो अपना, ठीक है। लाइव टेस्ट में देखो कि कितना रैंक बना रहे हो और कितना क्वेश्चन आपका आ रहा है, ठीक है। चलो समझते हैं कि इसमें क्या विवाद था। विवाद क्या है, देखो पहली बात, अभी जो भर्ती आई है उसमें जनरल में इन्होंने 1692 पद दे दिया है, ठीक है। OBC का सबसे बड़ा विवाद है, 573 पद ही दिए हैं। EWS का लगभग 576 देना चाहिए था, 276, 275 दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। SC वालों को तो लग रहा था जैसे ये लोगों ने भूल गए हैं, ठीक है। ST और SC वालों को ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को तो भूल ही गए हैं कि ये लोग भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। इन सब का विवाद दिया गया। तो आप पहली बात देखो, मैं एक बात समझा दूँ कुछ बताने से पहले, विवाद हो या कुछ कमेंटबाजी करो, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। रिजर्वेशन पे बात करने से पहले रिजर्वेशन को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसमें एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन में ओवरलैपिंग का रूल होता है। इस पर भी एक वीडियो बनी है, चाहो देख लो कि ओवरलैपिंग कैसे कराया जाता है। बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था। एक होता है माइग्रेशन रूल। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, बहुत समय चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में केस जीता गया, उन्होंने माइग्रेशन रूल को कहा कि यह जरूरी है, अब इसे लागू करो। माइग्रेशन रूल यह कहता है कि, चलो इसको मैं आगे भी क्लास है तो उसको बताऊंगा, फिर ऐसे आप पहले की बता दूँ, ठीक है। चलो देखते हो। अब आ जाओ प्रॉब्लम कहाँ पर है। यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है कि प्रॉब्लम है क्या क्या इसमें। तो देखो प्रॉब्लम क्या पर है ना, जैसे मान के चलो कि अगर UR है, UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल वाले भाई बंधु हैं उनको 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। रूल कहता है कि उनको 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। इस अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए था 1380 पद, लेकिन उनको मिल गया है 1692 पद, यानी कि 312 पद इन्होंने ज़्यादा दे दिया। 312 पद इन्होंने क्या है, एक्स्ट्रा दिया है। रिजर्वेशन के रूल को वायलेट किया है या नहीं किया है आगे बताऊंगा। दूसरा है EWS लगभग सही है। तीसरा आपका है OBC, जहां पर हो सकता है कि यह मतलब कि कोर्ट में जाए। यहाँ पर क्या है, इन्होंने दिया है 573 पद। एक्चुअल में इनको देना कितना चाहिए था, 575 पद, यानी 172 पद इन्होंने कम दिए हैं। 172-73 पद अकॉर्डिंग इन्होंने कम दिए हैं, क्योंकि OBC में 27% का रिजर्वेशन अनिवार्य होता है। तीसरा है SC।
एससी में इन्होंने बहुत कम दिया है, 366 पद कम दिया है इन्होंने। एससी वालों को सिर्फ 213 ही पद दिया है, जबकि इन लोग का 21% का रिजर्वेशन का रूल जाता है। तो इस अकॉर्डिंग इनको 366 पद देना कम दिए हैं। और एसटी वालों को सिर्फ और सिर्फ 2% का रूल होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने इनको कम दिया है और इनको भी 49 पद के लगभग लगभग कम दिया है। तो आप समझ लो, मतलब समझ गए होगे कि इन्होंने सीट सब में काट के जनरल वाले में सीट ज़्यादा भर दी है। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जब भर्ती निकाली जाती है तो जो प्लाट होता है, जैसे जितने लोग जॉब कर रहे हैं उसमें यह देखा जाता है कि ओबीसी, जैसे मान के चलो कि आपको जो एजीटीए का विभाग है उसमें 15,000 लोगों को काम करना है उत्तर प्रदेश में। तो 15,000 लोगों में 27% का कैटेगरी देखा जाता है कि 15,000 लोगों में 27% ओबीसी वाले रहेंगे। तो जो नई भर्ती निकाली जाती है तो देखा था कि पहले ही से ओबीसी के बच्चे अगर ज़्यादा वर्किंग में हैं तो उस हिसाब से वहाँ पर ओबीसी की सीट काट दी जाती है, क्योंकि अगर ओबीसी के बच्चे ज़्यादा आ जाएंगे तो जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और जो बच्चे नया आएंगे दोनों को मिक्स करके ओबीसी अपने कैटेगरी में ज़्यादा हो जाएंगे, एससी अपने कैटेगरी में ज़्यादा हो जाएंगे। यह देखकर सीट को कट किया जाता है, यह एक रूल होता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि यह रूल क्यों बार बार लग जाता है जब नए बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। कहने का मतलब कि पहले ही आप इस चीज़ को क्लेरिफाई करो, ठीक है, पहले ही क्लेरिफाई करो कि यह क्यों लगा है। अब नया बच्चा डिस्टर्ब्ड है कि हमारी सीट ही काट ली गई, हमारा रिजर्वेशन नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, तो देखो यह प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ कि अभी भी यह भर्ती विवादित है, भर्ती का भर्ता बन सकता है अगर यूपी पॉलिसी ने इसे क्लियर नहीं किया। चलो आगे समझाता हूँ। सिलेबस देख लो पहले, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। सिलेबस में देखो सबसे ज़्यादा क्रॉप साइंस है, सॉयल साइंस है, बायोटेक है, यानी एक्सटेंशन है। इन सब सिलेबस का टेंशन मत लो। देखो मैं सिलेबस टेंशन मत लो, मैं एकदम बता रहा हूँ आपको कंप्लीट सिलेबस एकदम। एग्जाम जैसे पहले जो बैच तैयार किया जा रहा है, थोड़ा टाइम लो। जो बैच तैयार हो रहा है उसमें ऐसे है कि पहले नोट्स रहेगा, उसके बाद उसका जो मेन मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा, उसके बाद एमसीक्यू रहेगा। जैसे मान के चलो आपने वीट के बारे में पढ़ा, तो पहले वीट का पूरा डिटेल एक नोट्स रहेगा, उसके बाद वीट के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है वो रहेगा, उसके बाद उसी पढ़े हुए में से एमसीक्यू रहेगा, ताकि आप पढ़ के एमसीक्यू देखे एकदम रट्टा रट्टा कर लो एकदम, मतलब कोई एक भी क्वेश्चन गलती ना हो। और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बनाया जा रहा है तो थोड़ा इसलिए टाइम लग रहा है। क्यूज तैयार किया जा रहा है, करीब करीब 1,000 क्वेश्चन तैयार किया जा चुका है, ठीक है, क्यूज तैयार किया जा रहा है। थोड़ा सा समय और लगेगा, 4-5 दिनों में सारी टीम लगी हुई है, दिन रात वर्क हो रही है, आपको आपका पूरा बैच मिल जाएगा। अभी प्राइस क्लियर नहीं रखा गया, लेकिन 200 से कम ही प्राइस रखा जाएगा, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, पिछली बार जब हम लोग बैच लॉन्च किए थे तो उसमें कंप्यूटर यूपी स्पेशल नहीं था, फिर भी बहुत अच्छे बच्चे ने ज्वाइन किया था। लेकिन इस बार कंप्यूटर यूपी स्पेशल को भी ज्वाइन कर दिया गया है, इसके भी टीचर मिल गए हैं और इसके कंप्लीट कोर्स आपको करा दिए जाएंगे। अब एक बड़ा ही मिथ है, जो बच्चे नहीं जानते रिजर्वेशन का खेला, तो वो बड़ा परेशान होते हैं कि क्या गर्ल्स का जो रिजर्वेशन अलग से मिलता है तो फिर उनको अलग से सीट रिजर्व किया जाएगा। देखो 1,000 प्लस सीट अलग से रिजर्व कर दी गई है, तो हमारा क्या होगा। अब भाई 2759 पद है, 1,000 सीट अलग से रिजर्व कर देगी तो 1659 पद हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो रियलिटी क्या होती है, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन वो होता है जो तुमको अभी मैं कुछ देर पहले समझा रहा था। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब होता है कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसके अंदर एक रिजर्वेशन देना, यानी कि डबल रिजर्वेशन देना। मान लो कोई लड़की अगर है ओबीसी की है, कोई लड़की अगर ओबीसी की है और यहाँ पर लड़कियों को 20% का रिजर्वेशन दिया गया है, तो जो ओबीसी की सीट है, ओबीसी की सीट मान लो 700 है, ठीक है, तो इसके अंदर 20%, ठीक है, इसके अंदर 20%, यानी कितना होगा 1, 2, 4, यानी करीब करीब 145 या 40 आएगा ना, ऐसे कुछ आएगा। तो इस उनको इतना सीट दी जाती है, यह नहीं कि उनके लिए अलग से सीट निकाला जाएगा उसके बाद आपको दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि वर्टिकल के अंदर का रिजर्वेशन, ठीक है। एससी की लड़की है तो एससी का जो पहले ही से वर्टिकल कैटेगरी है उसके अंदर एक रिजर्वेशन लगाया जाता है एससी गर्ल्स के लिए। अब उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। पीएच का 4% है, स्पोर्ट्स का 2% है, एक्स सर्विसमैन का हमेशा से 5% रहा है यूपीटी पॉलिसी में, और वोमेन का 20% है। 30% का कैटेगरी पुलिस में था और इसमें 20% है। उम्मीद है आप सब लोगों ने समझा होगा। सरकार देखो जो प्रमोट कर रही है वोमेन को 20% और 30% देके ना, इस पर कभी भी बात करना अगर हो, कभी भी आपको बात करना हो, मन करे कि नहीं गलत हो रहा है, तो एक बार इंडिया में वोमेन जो है उनकी एक बार डेमोग्राफी पढ़ के देखना, एक बार इंडिया में वोमेन की स्थिति को समझ के देखना। आप 2, 4, 10, 50, 100 इंस्टाग्राम, ट्विटर और एबी पे जो रील्स देख लेते हो ना वोमेन के बारे में, कि कोई ड्रम में कर दे रही है तो कोई वहाँ भाग जा रही है, कभी एक बार सोचो कि जब
राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म किया हुआ था। उस समय ओमेन का क्या हाल था, एक 30, 35 या 40 साल का आदमी एक 15 से 18 साल की लड़की शादी कर लिया, किसी वजह से वो 40 साल का आदमी मर गया। वो लड़की मान के चलो उस समय 18 साल की थी या 19 साल की थी, लेकिन वो लड़का मर गया, वो आदमी मर गया 40 साल का, जिसने अभी 40 साल जिंदगी जी भी चुका था, अपने गलती से मर गया। उस बेवजह बेगलती की उस औरत को जिंदा उसमें जला दिया जाता था। अगर वो नहीं चाह रही फिर भी उसको उसमें आग में झोंक दिया जाता था। क्यों कह के, क्योंकि ये सती प्रथा था। समझते हो, कभी आदमियों के साथ हुआ है? ट्रैवनकोर के बारे में पढ़े हो? केरला में औरतों को अपने ब्रेस्ट का, अपने स्तन का टैक्स देना पड़ता था। जो दलित जाति की लड़कियां होती थी वह बिना कपड़े, मतलब अपने स्तन को ढक नहीं सकती थी, अपने ब्रेस्ट को ढक नहीं सकती थी, और अगर उन्होंने ढक लिया, गलती कर लिया, तो उनको स्तन को काट दिया जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके स्तन की साइज अगर छोटी है तो मतलब कम टैक्स, बड़ा तो ज़्यादा टैक्स। दैट्स अ रियल पॉइंट ऑफ वुमेन इन आवर इंडिया। ओके, तो कुछ भी बोलने से पहले, उन पर कुछ भी विवाद करने से पहले, उनके लाइफ को कुछ भी करने से पहले एक बार सोचो करो कि वो कितना झेली हुई हैं। आज भी इंडिया के मतलब 60 to 80% घर ऐसे हैं ना जहाँ पर वुमेन अब भी खुश नहीं है। कहीं फैमिली ड्रामा से परेशान होती हैं, तो कहीं उनका हस्बैंड मारपीट करता है। कभी सुना है कि लड़की शराब पी के आई और अपने हस्बैंड को चार झापड़ मार दी? कोई एक केस मुझे बताओ, एक केस बताओ। लेकिन मैं तुमको हजारों केस बता सकता हूँ कि आदमी गया शराब पी के और औरत को पीट दिया। वो नल्ला कुछ भी नहीं कर रहा है, दिन भर घर पे बैठा हुआ है, बस गया शाम को शराब पी के। और औरत क्या कर रही है, दिन भर गाय का काम कर रही है, घर का काम कर रही है, खाना बना रही है, बच्चों को परवरिश कर रही है, फिर भी शाम को आदमी अगर तो पीट देगा उसको। यह सब जब झेल रही है औरत ना, उसको ज़रूरी है कि वह जॉब ले, अपने आप को मतलब थोड़ा आगे करे, ताकि वो अपने लाइफ को सोच सके, अपनी ज़िंदगी को जी सके। उनको भी जीने का हक है। इसलिए वुमेन रिजर्वेशन पे अगर कुछ भी कमेंट करना हो तो पहले एक बार उनकी डेमोग्राफी पढ़ना, समझना, उनकी इश्यू को देखना, उसके बाद कुछ बात करना। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये क्लास एजीटीए रिलेटेड है, तो इस विषय पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो काफ़ी कुछ बोलने के लिए उन पर है। ठीक है, चलो। तो यह समझ गए होगे, एक वर्टिकल रिजर्वेशन और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब यह होता है जो आप सामने देख रहे हो। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उसी रिजर्वेशन के अंदर अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। आगे देखते हैं। अब आ जाओ, जो आप परेशान हो रहे होंगे कि जनरल वालों को सीट दे दिया गया है। देखो, तो क्या होता है ना कि जब से माइग्रेशन रूल लागू हो गया है, तो जैसे इस बार जो एजीटी वाले बच्चे हैं, तो आपने देखा कि 28 नंबर पे कट ऑफ लगाया गया था और सबको बुलाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि एक अनुमान किया जा रहा है, अनुमान कि जनरल में जो बच्चे हैं उनका नंबर कम है और ओबीसी में जो बच्चे हैं उनका नंबर ज़्यादा है। तो जनरल वाले बच्चों को रिजर्वेशन के अंदर लाएंगे तो नहीं, लेकिन ओबीसी वाले बच्चे ज़्यादा नंबर भलों से लाए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले तक वो ओबीसी में ही रहते हैं। तो ओबीसी में जब डीबी उनका हो जाएगा तो उनका नंबर अगर ज़्यादा रहेगा तो उनको ओवरलैप करके जनरल में भेज दिया जाएगा और जनरल की सीट दूसरे से भर दी जाएगी, ओबीसी की सीट दूसरे से भर दी जाएगी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग क्या होता है? जैसे मान के चलो कि 50 नंबर आपका जनरल का कट ऑफ गया है और आपका 45 नंबर ओबीसी का कट ऑफ गया है, और किसी बच्चे का नंबर मान के चलो कि 46 नंबर है। ठीक है, 46 नंबर है, तो वो तो ओबीसी में फाइट करेगा। लेकिन किसी बच्चे का नंबर मान लो 51 नंबर है, तो वह तो जनरल के नंबर के अकॉर्डिंग बेसी है, तो उसको ओवरलैप करके इस जनरल वाले में, ठीक है, उसको इस ओवरलैप करके इस जनरल वाले कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो अगर उसको ओवरलैप कर दिया गया तो उसकी ओबीसी की एक सीट खाली हो गई ना, उसकी ओबीसी वाली सीट खाली हो गई, तो उसके नीचे जो ओबीसी वाला बच्चा था ओबीसी में भर जाएगा। इसके पहले क्या रूल था कि माइग्रेशन रूल नहीं फॉलो किया जा रहा था। पीसीएस की भर्ती में यह विवाद बहुत बड़े लेवल पे देखा गया था, यूपी पीसीएस में, तो यह कोर्ट में गया था केस, और हाई कोर्ट ने इस बात को, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान्य किया कि नहीं, माइग्रेशन रूल आप लगाओ, ऐसा नहीं कर सकते हो, रिजर्वेशन के आप खिलाफ जा रहे हो। प्रेजेंट टाइम में क्या है, अगर हाई स्कोर हो तो आप ओबीसी, एससी, एसटी में होने के बावजूद भी आप जनरल में फाइट किए जाओगे। तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि आपकी जो जेन्युइन सीट है वो जेन्युइन बच्चों को मिल जा रही है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसीलिए परेशान मत हो। लेकिन देखो समस्या क्या होती है, लोग बहुत ज्ञान देते हैं इस बात पे, है ना, कि अरे ओवरलैप तो करके आप जनरल में ओबीसी में चले जाओगे। लेकिन मान के चलो एंड ऑफ टाइम कट ऑफ 45 गया था, ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ 45 गया था, और किसी बच्चे का जो नंबर है वह 45 ही है, ठीक है, 45 ही है, तो वह कम से कम, और जनरल कट ऑफ 50 गया था, तो कम से कम अगर वो ओबीसी का बच्चा है तो उसको ओबीसी की सीट तो मिल जाएगी ना। अगर उसको ओबीसी की सीट मिल जाएगी ना, अब वो 50 नंबर यानी 5 नंबर से मात खा रहा है, और अगर ओबीसी का बच्चा है तो कम से कम अगर वो अपने रिजर्वेशन का फायदा ले रहा है तो उसको सीट तो मिल जाएगी ना। लेकिन अगर उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा, जैसे मान के चलो आपने सीट कम कर दिया, अगर आपने सीट कम कर दिया, बच्चे ज़्यादा, तो सबको पता है इकोनॉमिक्स का रूल है, कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, तो जो 45 कट ऑफ जाना चाहिए था, हो सकता है वो कट ऑफ 47 चला जाए।
और कट ऑफ अगर 47 चला गया तो जो बच्चा 45 नंबर लाया था अब उसका सिलेक्शन होगा? आप सोचो, खुद ही सोचो। तो प्रॉब्लम बस इसी जगह टंग जाती है, क्योंकि 50 नंबर नहीं लेकर आया है तो वह जनरल में फाइट नहीं करेगा। कट ऑफ 47 नंबर चली गई और उसका 45 नंबर था। अगर वो 200 सीट मिली होती तो पक्का कट ऑफ 45 नंबर ही रहता, तो उसको मिल जाती सीट। बस इसी छोटे से विवाद की वजह से यह थोड़ा सा कहानी घूम रहा है। जहाँ तो उम्मीद किया जा रहा है कि भर्ती तो भाई साहब जानते ही हो कि यूपीटी प्लस ही है, कमाल का आदमी है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं, जो पिछली भर्ती हुई थी उससे कट ऑफ का तो प्रिडिक्शन नहीं किया था क्योंकि पेपर थोड़ा अजीब था, लेकिन इतना मान के चलो कि एवरेज पढ़ाई करो, और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो फिर उस समय जब जो भी ग्रुप में बच्चे रहेंगे जो मॉक टेस्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके बताएंगे कंपटीशन इसमें क्या चल रहा है। चलो परेशान मत हो, ठीक है। अब आ जाओ कुछ चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। पहला, जब तुमको फॉर्म भरना होगा तो पेड का नंबर उससे लॉगिन करोगे, ठीक है। उसके बाद अपना जो डिटेल है वेरीफाई करोगे। अब एक बात थोड़ा सा लिख के टांग लो, EWS का सर्टिफिकेशन जो है वह 1 जुलाई 2026 से पहले का होना चाहिए। तो पहले ही से भाई गलत मत करना, EWS टिक कर दे रहे हो फिर उसके बाद पता चल रहा है कि सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो इस बार सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अपना ला के रख लेना, ठीक है। 25 रुपये पे करोगे, उसके बाद इसका एक प्रिंट बना के रख लेना। फिर जब तुम मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाओगे तो अलग से फीस लगता है। आ जाओ अब थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि हमारा क्या मास्टर प्लान आपके लिए है। पहला, कम से कम 3 से 4 घंटा एग्रीकल्चर का क्लासेस तैयारी करो, ठीक है। जो तुम्हारा एग्रीकल्चर का नोट्स है उसको पढ़ाई करो, ओके। थोड़ा सा एक बीच में अपनी रूटीन में थोड़ा रेस्ट लाओ। जैसे मान लो आप 2 घंटा पढ़ लिए तो 10-20 मिनट आधा घंटा रूटीन में रेस्ट लाओ। कोशिश करो कि PYQ पर पढ़ने की कोशिश करो। PYQ से आपको एक मतलब आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या था तो और हमको तैयारी किस करना है। PYQ आपके माइंड में पूरा छपा होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो कि सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्वेश्चन आया था, तो जैसे सीड मल्टीप्लिकेशन आप बुक से पढ़ो तो आपको दिमाग में ट्रिक करे कि यार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया था तो इसको मुझे कितना टफ पढ़ना है। मेरी बात समझ गए? और दूसरा, जीके और कंप्यूटर को डेली 1 घंटा कम से कम पढ़ने की कोशिश करो। डेली अपने रूटीन में लाओ, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, पूरा दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। PYQ पहले सॉल्व करो, मॉक टेस्ट हल्का हल्का दो, लेकिन अभी छोटे मॉक्स दो। कंपनी मॉक टेस्ट के चक्कर मत पड़ो, बहुत टाइम है, 6 महीने समय है। और सिलेबस को बांट दो, ठीक है। सिलेबस को कोशिश करो पूरा सिलेबस को बांट दो। सिलेबस जब बांट के पढ़ोगे ना तो तुम कवर कर पाओगे। एक दिन में सिलेबस पढ़ नहीं सकते हो, बहुत ब्रॉड सिलेबस है भाई। एग्रीकल्चर पूरा है, यूपी स्पेशल पूरा है, और उसके बाद कंप्यूटर पूरा है। तो सिलेबस को बांट के पढ़ो, ठीक है। और अगर जिद है, सिलेक्शन पानी है, अभी 3400 बच्चे निकलेंगे और फिर 2700 बच्चे आ जाएंगे। हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा सुनहरा मौका कहीं है। 10,000 की स्ट्रेंथ है, इसमें इतने बच्चे भर दिए जाएंगे। इस वैकेंसी के बाद 500, 200, 500 सीट आने वाली है। इसमें नौकरी ले लो। पिछले में अगर नहीं ले पा रहे तो इसमें नौकरी ले लो। बैच लॉन्च हो जाएगी, उम्मीद है 1 अप्रैल तक लॉन्च कर दी जाएगी बैच। पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितनी क्षमता है पूरी क्षमता लगा दो, पढ़ो, जान लगा दो, ठीक है। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और कोर्ट केस कट ऑफ इन दोनों से दूर रहो, ये तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है। ये जो टीचर हैं, जो कुछ और लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है। वो देखेंगे कोर्ट केस जाएगा कि नहीं जाएगा, कट ऑफ क्या होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी पढ़ने की है, दूसरा ध्यान मत रखो, ठीक है। कमरा को बंद करो और कोशिश करो, माता पिता जो तुम्हारे लिए सपने देख रहे हैं, गांव घर से होगे तो जो मेहनत वो लोग कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने मन में अपनी एक मोटिवेशन बनाओ कि हमारे लिए इतनी कोई मेहनत कर रहा है तो हमें सिलेक्शन लेनी है, और बाकी कुछ नहीं कहेंगे। अगर मिशन एग्जिट ये है, पूरा साथ दिया जाएगा। सेलेक्टेड हम लोग हैं, जॉब वर्किंग वाले हैं, वर्किंग पूरी टीम है, जो भी हैं MSc और PhD होल्डर हैं, जो भी साथ दे रहे हैं कोर्स बनाने में और पहले से एक्सपीरियंस ही हैं। आपको बहुत अच्छे से एक शानदार कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। PDF, नोट्स, MCQ सब कुछ दिया जाएगा। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अभी चल रही है मालवा की सीरीज, 5000 ज़्यादा क्वेश्चन है। RK शर्मा की सीरीज चल रही है, 7400 क्वेश्चन है, समझो। शाम को इंटमोलॉजी, पेडोलॉजी, जितना भी कुछ भी सब्जेक्ट है अलग अलग बांट के शाम को हार्ड लेवल क्वेश्चन कराया जा रहा है। पढ़ना चाहो तो साथ तो दो, पूरी मतलब जितना पढ़ सकते हो उतना तुमको पढ़ने की क्षमता हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन खाली है, पूछो। और कोशिश करो कि टेलीग्राम ज्वाइन करो, आपको वहाँ पर डेली क्यूज मिलेगा। और कोशिश करो कि जल्दी ही बैच लॉन्च होगा तो उसमें भी ज्वाइन करो ताकि डेडिकेटेड नोट्स और क्लासेस मिले, ठीक है। पढ़ते रहो, मस्त रहो, और को एकदम अपने मन के अंदर एक उमंग लाओ कि फिर से भर्ती मिली है। 6 महीने तो भूल ही जाओ, दोस्त, रिश्तेदार, मोबाइल, इंस्टा, फेसबुक कुछ भी भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहो, ध्यान रखो अपना।